नेतन्याहू एक ऐसा इंसान के जो न सिर्फ इस वक्त इजराइल का मौजूदा प्रधानमंत्री है बल्कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक इस पोजीशन पर बैठने वाला इंसान भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर यानी कि नेतन्याहू, जिसने फ़िलिस्तीन पे बड़े तादाद में लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। समझ लीजिए जो जंग अभी चालू ही है, हम सब जानते हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में जो जंग चालू है, हज़ारों की तादाद में 40-50 हज़ार कितने लोग शहीद हो चुके हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शहीद हो चुके हैं। वहाँ पर तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है? नेतन्याहू। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसी की ये पूरी कहानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नेतन्याहू कौन है? ये इतना जालिम नेता, ये कैसे उभरा? ये कहाँ का रहने वाला था? क्या इसकी हकीकत है? क्या सच्चाई है? पूरी कहानी इसी टॉपिक पे है। तो गुजारिश है मेरी आप लोगों से, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों तक इसकी सच्चाई पहुँचे और इसको लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। एक ऐसा इंसान के जो न सिर्फ इस वक्त इजराइल का मौजूदा प्रधानमंत्री है बल्कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक इस पोजीशन पर बैठने वाला इंसान भी है। इवन पिछले पूरे 75 साल के इतिहास में इतनी ज्यादा ताकत और इतनी ज्यादा शोहरत इजराइल में किसी भी इंसान को नहीं मिल सकी है कि जितनी ज्यादा शोहरत और जितनी ज्यादा ताकत इस इंसान को मिली है। मगर इस इंसान ने शायद खुद भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह से उसको सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा शोहरत मिली है, बिल्कुल उसी तरह से ही उसके पॉलिटिकल मतलब के राजनीतिक करियर का अंत भी सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा बुरी तरह से होगा। गैर तो गैर बल्कि अपने लोग भी उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे कि जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बल्कि उसको तो इतिहास में इजराइल के सबसे नाकामयाब और सबसे जालिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों नेतन्याहू की पूरी बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी सुनने से पहले आप लोग नेतन्याहू की तरफ से दिए गए काफी पहले के उस बयान को सुनिए जो दरअसल नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी लोगों और मुसलमानों के बारे में दिया था। इस बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जिसने लाखों की तादाद में बड़ी ही दर्दनाक तरीके से यहूदियों को कत्ल किया था, वो दरअसल कभी यहूदियों को कत्ल करना चाहता ही नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहता था कि अपने इलाकों से यहूदियों को निकाल दिया जाए। मगर तभी उस दौर के एक बड़े और मशहूर मुस्लिम आलिम के जो दरअसल उस दौर में फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में रहा करते थे, उनकी तरफ से हिटलर को खूब चढ़ाया गया। उन्होंने हिटलर को समझाया कि तुम ये गलती ना करो क्योंकि अगर तुम सिर्फ यहूदियों को अपने इलाकों से निकालोगे तो वो हमारे इलाके मतलब कि फिलिस्तीन में आकर आबाद हो जाएंगे। तो इस पर हिटलर की तरफ से पूछा गया था कि अगर मैं ऐसा ना करूं मतलब कि उनको निकालूं भी ना तो आखिर करूं क्या? इस पर यरूशलेम के मुफ्ती ने हिटलर को मशवरा दिया था कि तुम ऐसा करो, इन सबको खत्म कर डालो। और उन मुफ्ती की राय पर ही हिटलर ने बड़ी दर्दनाक और जालिमाना तरीके से चुन चुनकर यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया था। मतलब नेतन्याहू साफ तौर पर यह कहना चाहते थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लाखों यहूदियों को कत्ल किया गया था, जो पूरा हॉलोकॉस्ट हुआ था, उसके जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी मुसलमान थे। वैसे तो दोस्तों ये एक ऐसा बेबुनियाद और झूठा इल्जाम था कि जिसको न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों की ही तरफ से बल्कि लिबरल ज्यूज की तरफ से भी ठुकरा दिया गया था। सब लोगों ने उस दौर में इस बयान पर नेतन्याहू का मजाक ही बनाया था। मगर जाहिर है इस बयान से इस बात का अंदाजा साफ लग जाता है कि नेतन्याहू के दिल में और दिमाग में मुसलमानों के लिए और स्पेशली फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए किस हद तक नफरत भरी हुई है। और ये कोई पहला मौका नहीं था बल्कि नेतन्याहू ने तो अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में ही फिलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर इस तरह के एक के बाद एक कई बयान दिए हैं। सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हमेशा इसी तरह की रहती हैं। और इस कट्टरता और इस नफरत के पीछे कहीं न कहीं नेतन्याहू के बैकग्राउंड को भी जिम्मेदार माना जाता है। बात करें अगर बैकग्राउंड की तो नेतन्याहू का जन्म सन 1949 में तल अवीव में हुआ था। उस वक्त तक न सिर्फ इजराइल ने अपने बनने का ऐलान कर दिया था बल्कि वो नकबा भी हो चुका था कि जिसके तहत लाखों फिलिस्तीनियों को उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू के फादर भी लगभग नेतन्याहू की तरह थे। वो हमेशा पूरे के पूरे फिलिस्तीनी इलाके पर ही एक यहूदी स्टेट बनाने के फुल सपोर्टर थे। फिलहाल नेतन्याहू की परवरिश कुछ तो यरूशलेम शहर में हुई जबकि कुछ अमेरिका में हुई। दोस्तों 1967 मतलब कि 1967 की वो जंग की जो अरब और इजराइल के बीच हुई थी, उस जंग में नेतन्याहू को अमेरिका से इजराइल वापस आना पड़ता है। इस जंग में नेतन्याहू हिस्सा लेते हैं और अलग अलग मोर्चों पर इजराइल की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। जाहिर है दूसरे इजरायली लोगों की तरह नेतन्याहू भी बड़ी अच्छी तरह से जंग में अलग अलग मोर्चों पर और अलग अलग पोजीशंस पर लड़ चुके हैं, जिसका साफ तौर पर असर नेतन्याहू के मिजाज में भी नजर आता है। फिलहाल जंग के बाद एक बार फिर से नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका वापस जाने का फैसला किया जाता है। वहां पर हायर एजुकेशन कंप्लीट की जाती है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नेतन्याहू की फिर से इजराइल में वापसी होती है। वापस आते ही नेतन्याहू ने अब इजराइल में बड़ी तेजी के साथ अपने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिए। नेतन्याहू को बहुत जल्द ही राजनीतिक तौर पर सफलता भी मिलती है और फाइनली 1984 में मतलब कि 1984 में नेतन्याहू को इजराइल की तरफ से यूएन के लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाता है। 1993 मतलब कि 1993 में नेतन्याहू को इजराइल की एक बड़ी राइट विंग पार्टी के जिसका नाम लिक्विड पार्टी है उसका चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं 1996 में तो नेतन्याहू इलेक्शन जीतकर इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। न सिर्फ पहले बल्कि यंगेस्ट मतलब कि इजराइल के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। फिलहाल उसके बाद दूसरे नेताओं की तरह हार जीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और साल 1999 आते आते तो इतने बुरे हालात बन चुके थे और नेतन्याहू की राजनीति में भी इतनी बुरी हार हो चुकी थी कि अब नेतन्याहू की तरफ से राजनीति से संन्यास मतलब कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में एक बार फिर से नेतन्याहू की राजनीति में वापसी हुई और एक बार फिर से नेतन्याहू ने कामयाबी हासिल करना शुरू की। साल 2009 में एक बार फिर से नेतन्याहू की पार्टी दूसरी कुछ पार्टीज के साथ मिलकर एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई और इस तरह से नेतन्याहू
को दूसरी बार पीएम की गद्दी पर बैठने का मौका मिला। सन 2013 और सन 2015 में भी नेतन्याहू के अलायंस को ही जीत मिलती है, मगर सन 2021 में नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ा। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू को हराने के बाद वहाँ की कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने जो मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, मतलब जो छोटी छोटी विपक्षी पार्टियां एक जगह पर इकट्ठा होकर सरकार चला रही थी, वो काफी अनस्टेबल थी। मतलब आपस में ही उनमें इतनी ज्यादा अनबन थी कि उनकी ये सरकार ज्यादा लंबे वक्त तक चल ही ना सकी। ये सरकार गिर गई और सन 2022 में एक बार फिर से नेतन्याहू को ही पीएम की गद्दी पर बैठने का मौका मिल गया। मगर जाहिर है बहुमत तो नेतन्याहू को भी नहीं मिला था, तो इसीलिए नेतन्याहू ने भी कुछ अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर ही गवर्नमेंट बनाई थी। मगर ये जो सन 2022 में नेतन्याहू की तरफ से गवर्नमेंट बनाई गई थी, ये जहां एक तरफ इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टर और सबसे खतरनाक गवर्नमेंट थी, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए भी ये सबसे ज्यादा जालिम साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि जिन छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर नेतन्याहू ने सरकार बनाने का फैसला किया था, इनमें से ज्यादातर पार्टीज ऐसी थी कि जो फिलिस्तीनी लोगों से नफरत के मामले में नेतन्याहू से भी कहीं आगे खड़ी हुई नजर आती हैं। मतलब नेतन्याहू जैसा इंसान भी कट्टरता के मामले में इन पार्टीज के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इन पार्टीज की ज्यादातर नेता सिर्फ ग्रेटर इजराइल ही नहीं बल्कि हैकल सुलेमानी, जिसको आजकल थर्ड टेंपल के नाम से जाना जाता है, उसको बनाने के भी फुल सपोर्टर हैं। हुआ ये कि नेतन्याहू जैसा नेता कि जो पहले से ही काफी कट्टर रहा है और पहले से ही फिलिस्तीनियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने और वहां पर नई नई सेटलमेंट मतलब नए यहूदियों को आबाद करने का सपोर्टर रहा है, अब वो इन नई नई कट्टर पार्टीज की अपनी गवर्नमेंट में आ जाने की वजह से चाहते हुए या फिर ये कहिए कि न चाहते हुए भी इस काम को और भी ज्यादा तेजी के साथ करने लगा। फिलिस्तीन और मेनली जो वेस्ट बैंक का इलाका है, अब उसमें झड़पें बढ़ना शुरू हो गई और हर दिन के साथ वहाँ के हालात खराब से खराब होते चले गए। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सेटलमेंट्स मतलब कि और भी ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को लाकर आबाद किया जाने लगा और फिलिस्तीनी लोगों से जबरदस्ती उनकी अपनी ही जमीन छीनी जाने लगी। इवन अब तो इस तरह की खबरें आना भी एक आम बात हो गई कि जब कुछ कट्टर यहूदी लोग मुसलमानों को उकसाने के लिए अपने ताकतवर नेता को लेकर उसके साथ मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुस जाते और वहाँ पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते। इन सभी हरकतों की वजह से हुआ ये कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम, दंगे फसाद पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए और हद तो तब हो गई कि जब हमास ने ही इस चीज को बुनियाद बनाकर इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह हमास की खुद की तरफ से यही चीज बताई गई थी। हमास ने कहा था कि मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है और उसको इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में लगातार बार बार क्रॉस करने की कोशिश की है और इसीलिए हमास ने इस मिशन को नाम भी तूफान उल अक्सा मतलब के अल अक्सा स्टॉर्म दिया था। ये तो सिर्फ बात थी उन छोटी पार्टीज के कट्टर और नफरती नेताओं की कि जिनके साथ आज के दौर में बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार चला रहे हैं। मगर इससे आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझ लेना कि नेतन्याहू किसी से भी कम है, क्योंकि अगर आप लोग पिछले 30 से 35 साल का पूरा इतिहास उठाकर देखोगे तो जब इतिहास में किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई पीस डील करने की कोशिश की गई है, मतलब कोई समझौता करने की कोशिश की गई है, तो उस समझौते में अगर कोई इंसान सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी रुकावट बना है तो वो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है। मिसाल के तौर पर 1993 में जब फिलिस्तीन के यासिर अरफात और इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ था, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक समझौता था कि जितना बड़ा ना तो पहले हुआ ना बाद में, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को अब ये यकीन हो गया था कि ये मसला अब हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा और फ्यूचर में अब हमेशा हमेशा के लिए दो स्टेट मतलब के दो देश भी वजूद में आ जाएंगे। ये समझौता कितना बड़ा था इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दोनों ही लोगों को मतलब यासिर अरफात को और इजराइल के प्रधानमंत्री को पीस नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। मगर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते के खिलाफ इजराइल में भरपूर तरीके से अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन चलाया। धीरे धीरे इजराइल में अब ऐसी नफरत पैदा हुई कि एक कट्टर यहूदी ने अपने उस प्रधानमंत्री को ही गोली मारकर कत्ल कर डाला कि जिस प्रधानमंत्री ने ये समझौता किया था। इस पूरे मामले से इजराइल के अंदर पैदा होने वाली खतरनाक नफरती लहर ने ही सन 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू को न सिर्फ इलेक्शन में जीतने में मदद की बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का प्रधानमंत्री भी बना डाला। फिलहाल दोस्तों इजराइल की राजनीति में एक लंबा सफर तय करने वाले नेतन्याहू का राजनीतिक करियर अब लगभग बिल्कुल एंड के करीब पहुंच चुका है। जिस तरह का माहौल इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर देखा जाता है, इस तरह का पहले कभी भी नहीं देखा गया था। वैसे तो इस चीज के पीछे बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे मेन वजह बताई जाती है वो दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये कहा जाता है कि अगर नेतन्याहू इस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं होते तो वो कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जेल में होते। जिस तरह के क्राइम नेतन्याहू की तरफ से किए गए हैं और जिस तरह के मुकदमे इस इंसान पर चल रहे हैं, इसको कोई भी जेल जाने से रोक ही नहीं सकता था। इस इंसान के ऊपर न सिर्फ ये आरोप है कि इसने अपने यहाँ की मीडिया को खरीदा और पैसे वगैरह देकर अपने फेवर में कवरिंग करवाई, बल्कि साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी बीवी पर इस चीज का इल्जाम भी है कि इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों को फेवर करने के लिए उनसे महंगे महंगे तोहफे लिए। करप्शन की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली अदालतों में जो मुकदमे चल रहे थे, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब बहुत जल्द ही वहाँ का कोर्ट नेतन्याहू के ऊपर राजनीतिक बैन लगाकर इस इंसान को जेल में डाल देगा। मगर तभी अचानक से वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई और नेतन्याहू की एक बार फिर से गवर्नमेंट में वापसी हुई। नेतन्याहू ने ताकत हासिल करते ही सबसे पहले अपने आप को जेल जाने से और अपने राजनीतिक करियर को बचाने का इंतजाम शुरू किया। इस इंसान ने सबसे पहले वहाँ पर कुछ ऐसे कानून बनाए कि जिसके जरिए से वो वहाँ की कोर्ट की शक्ति को ही कंट्रोल कर सके। मतलब कि आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट दुनिया के हर देश में गवर्नमेंट से ऊपर होता है और गवर्नमेंट की उसके ऊपर कोई नहीं चलती है, तो अब नेतन्याहू ने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, मतलब कि उससे भी नीचे पहुंच जाए। और इस तरह से नेतन्याहू को न सिर्फ जेल से छुटकारा मिल रहा था बल्कि वो राजनीतिक करियर जो लगभग पूरी तरह से डूबने वाला था वो भी बच रहा था। मगर तभी इजराइल में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी नेतन्याहू ने कभी उम्मीद नहीं की थी। नेतन्याहू के खिलाफ सारी की सारी जनता सड़कों पर निकल आई और फिर ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए कि जो कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं बल्कि अगले कई महीनों तक चलते रहे। इन विरोध प्रदर्शन को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, कई बार मारा पीटा गया, कई बार अलग अलग तरह से जबरदस्ती इन लोगों को भगाने की कोशिश की गई, मगर नेतन्याहू का कोई भी पैतरा काम नहीं आया। इवन आम जनता तो आम जनता बल्कि इजराइल की जो मिलिट्री, पुलिस या इस तरह के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो सब भी लंबे वक्त से नेतन्याहू से नाराज चल रहे थे। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से कोशिशों के बावजूद भी इजराइल की मिलिट्री का जो लीडर है उसकी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग वगैरह नहीं हो सकी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं हो सकी थी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनल पॉलिटिक्स में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। इजराइल नेतन्याहू के इन फैसलों की वजह से अंदरूनी तौर पर बुरी तरह से टूट चुका था और इतना ज्यादा कमजोर पड़ चुका था कि जितना पहले कभी भी नहीं पड़ा था। और इसी चीज का फायदा उठाया हमास ने और जाहिर है इस चीज का असर साफ तौर पर 7 अक्टूबर के दिन उस दिन देखने को भी मिला कि जब इजरायली आर्मी और इजरायली इंटेलिजेंस
मीटिंग्स न सिर्फ बुरी तरह से फेल हुई, बल्कि हमला हो जाने के बाद भी अगले कई घंटों तक वो लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। दोस्तों मेनली अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के 2 प्लान थे। पहला प्लान तो ये था कि इजराइल को अंदरूनी तौर पर ताकतवर बनाया जाए और इसकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए और साथ ही साथ फिलिस्तीनी लोगों को ज्यादा से ज्यादा दबाया जाए ताकि उनके दबाने से इजराइल के अंदर और ज्यादा माहौल पैदा हो, जो माहौल नेतन्याहू के राजनीतिक करियर को मेंटेन करने में मदद करता रहे। साथ ही साथ दूसरा प्लान ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना जल्दी मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा अरब और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों से नॉर्मलाइजेशन किया जाए, मतलब उनसे दोस्ती की जाए। और अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि अरब देशों के साथ इजराइल की नॉर्मलाइजेशन का ये प्लान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। इजराइल ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अगर सारे ही अरब और मुस्लिम देशों से एक एक करके दोस्ती कर ली जाएगी और रिलेशन को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिलिस्तीनी लोगों की जो आवाज, जो मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पर चलता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाले और उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही जब हमारे खेमे में आ जाएंगे तो उनकी बात कौन करेगा। और अंदरूनी तौर पर तो हम ऑलरेडी उनको दबा ही रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में ये पूरा फिलिस्तीनी मूवमेंट ही सिरे से खत्म हो जाएगा। मगर जाहिर है दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के साथ साथ इन दोनों प्लान पर भी पूरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से ही इजराइल के अंदर अब नेतन्याहू के खिलाफ इतना बड़ा माहौल तैयार हुआ है कि लगभग 90% आबादी का तो ये मानना है कि नेतन्याहू ही इन सारी चीजों के जिम्मेदार हैं और नेतन्याहू को फौरन अपनी पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ वो फिलिस्तीनी लोग जिनके बारे में नेतन्याहू का ख्याल था कि उनको आसानी के साथ दबाया जा सकता है, पूरी दुनिया देख रही है कि इतनी खतरनाक जंग में और इतने लोगों की मौत के बाद भी वो अपने देश की बात खुलकर कर रहे हैं, अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उनकी आने वाली नस्लें भी जमीन के लिए शायद जंगे करती रहेंगी। वहीं बात कर लें अगर दूसरे प्लान की, तो कुछ अरब देश के जो अंदरूनी तौर पर इजराइल के साथ दोस्ती करना चाह भी रहे थे, अब उनके देशों में ऐसा माहौल तैयार हो चुका है कि अगले कई सालों तक वो लोग चाहते हुए भी इजराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अरब देश तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि इस जंग की वजह से अब तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फिलिस्तीनी लोगों के फेवर में माहौल बन चुका है और ये वो चीज है कि जो इतिहास में पहले शायद कभी नहीं हुई थी। यही वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो जंग चल रही है इसको लंबा खींचने और इस मकाम पर ले जाने के पीछे कहीं न कहीं नेतन्याहू का ही दिमाग है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि जैसे ही ये जंग रुकेगी न सिर्फ पूरे मामले का नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, बल्कि राजनीतिक करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत जल्द ही जेल भी जाना पड़े, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा, नेतन्याहू जो इजराइल का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, एक मामूली सा आदमी इतना बड़ा नेता और इतना जालिम नेता बना कि उसने कितने हज़ारों फिलिस्तीनियों को कत्ल करवा दिया और खुद अपने आप को एक अच्छा बादशाह कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। हज़ारों की जो जाने गई हैं वहाँ पे, मतलब पूरा मुल्क मतलब समझ लीजिए एक तरीके से ख़त्म हो गया है लगभग, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो ऐसे जालिम बादशाहों को सज़ा मिलनी चाहिए और अल्लाह ताला ज़रूर सज़ा देगा। अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं है तो लेकिन आवाज़ नहीं है, ऐसी मार है कि उसकी आवाज़ नहीं आती है और अल्लाह ताला इसको ज़रूर इसका सिला देगा। और हम सब फ़िलिस्तीन गज़ा के लिए दुआ ज़रूर करें, दुआएं बहुत ज़रूरी हैं और दुआएं मुसलमानों का सबसे अहम हथियार है। दुआएं ज़रूर करें क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। तमाम लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, ना उनके पास घर है, खाने पीने का इतना बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि उनके हक़ में दुआ करें, दुआ ज़रूर करें, हर दुआओं में उनके लिए याद करें उनको। तो ये हमारा रिएक्शन था, इसको शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।